भी हैं जिनका नाम है सुनील आनंद सर। वो यूएसए से चलकर यहाँ आए हैं और यहाँ के लोगों के लिए समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में सर का हम स्वागत करते हैं। लाइफ में एक ऐसा झटका लगा तो ऑनकमिंग ट्रैफिक ने हिट किया और संजय का देहांत हो गया। आपके जीवन का सबसे मुश्किल दौर जब मेरा लड़का गुजरा, मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ, वो सन था 95, मई 10th 1995। तो ऑर्गन डोनर्स नेटवर्क के लोग भी वहाँ पे पहुँचे थे। अब बोले आप इनकी ऑर्गन डोनेशन करना मांगते हैं। अब कि मैं उसके ऑर्गन डोनेशन करूं या ना करूं, लेकिन उस घड़ी में वो डिसीजन करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था और दुखदायक था। लेकिन ईश्वर की कृपा से मैंने वो डिसीजन कर दिया कि इसकी पूरी बॉडी को डोनेट कर दिया। नेत्रहीन है या जो लोग कैटरैक्ट है वो देख नहीं पा रहे और गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते 40,000 खर्च, उनको हम पिकअप करते हैं, कैंप लगा के हॉस्पिटल आते हैं, 3 दिन रखते हैं, सर्जरी करते हैं। जैसे वहाँ पे बोन बैंक है, आई बैंक है, स्किन बैंक। तो उनसे चिट्ठियाँ आनी शुरू हुई कि आपके बच्चे के बोन्स के 300 ग्राफ्ट और 300 लोगों का भला हुआ। उसकी कॉर्निया से 2 आदमी देख सकते हैं, उसका हार्ट वेल्व का इंस्टॉलेशन हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट। तो चिट्ठियाँ आने लगी और हमें एहसास हुआ उस वक्त कि शायद वो डिसीजन जो मैंने की थी वो सही थी। एक संजय के जाने से सैकड़ों आदमियों को जीवन दान मिला। सभ्यता का असली इम्तिहान केवल भव्य इमारतों या ऊंची तकनीक में नहीं छुपा है। सच्ची सभ्यता का प्रमाण उन लोगों में मिलता है जो मुश्किलों में दूसरों का सहारा बनते हैं। आज आपको हम एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाएंगे जो संजय आनंद चैरिटेबल फाउंडेशन, जो यूएसए में है, उसके चेयरमैन हैं और संजय आनंद विकलांग हॉस्पिटल के फाउंडर भी हैं जिनका नाम है सुनील आनंद सर। वो यूएसए से चलकर यहाँ आए हैं और यहाँ के लोगों के लिए समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में सर का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, सबसे पहला आपसे जो हमारा जानने की उत्सुकता है वो ये है कि आप दिल्ली से अमेरिका पहुंचे, जी। क्या कहानी रही उसकी? देखिए 71 में, उससे पहले 65 में हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया। जी। फिर 69 में सीए का कोर्स खत्म किया और अपनी प्रैक्टिस शुरू की। 1 साल प्रैक्टिस करी, उसके बाद 71 में बाय कोइंसिडेंस अमेरिका का वीसा लग गया। और मेरा मन तो था नहीं जाने को बाहर। लोग अमेरिका जाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और मेरी कोशिश थी कि मैं ना जाऊं। एनीवे अमेरिका पहुंच गए 71 में। तो 75 में 3-4 साल में वहाँ का भी सीए का कोर्स कर लिया, उसको वहाँ सीपीए कहते हैं। तो करने के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू की। 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम संजय था, लड़की का नाम आशमी है। तो जैसे दिनचर्या चलती है, आदमी काम पे जाता है, बच्चे बड़े होते हैं, स्कूलिंग है वगैरह वगैरह। लाइफ में एक ऐसा झटका लगा। वो सन था 95, मई 10th 1995। संजय ग्रेजुएशन कर रहा था अपने स्कूल की और निकल के आ रहा था अपनी गाड़ी में। तो बारिश पड़ रही थी, थोड़ा कार स्किड हुई और पल्ली तरफ चले गए। तो ऑनकमिंग ट्रैफिक ने हिट किया और संजय का देहांत हो गया। तो उस घड़ी में हमें फोन आया, हम काम पे थे तो अस्पताल में गए। तो उसको देख के वहाँ पे और लोग भी इकट्ठे थे, तो ऑर्गन डोनर्स नेटवर्क के लोग भी वहाँ पे पहुंचे थे। अब बोले आप इनकी ऑर्गन डोनेशन करना मांगते हैं। अब उस हालात में जब आदमी सोच भी नहीं पाता, उस दुखद घटना के अंदर मेरे को 10 मिनट में डिसीजन करना पड़ता था कि मैं उसके ऑर्गन डोनेशन करूं या ना करूं। कई दफ़ा ये हमारी संस्कृति कहती है कि आप संस्कार करिए पूर्ण शरीर को। तो कोई भी फिलॉसफी हो, ऑल्दो कि अब जितने भी रिलीजियस फिलॉसफी हैं सारे लोग यही कहते हैं कि
ऑर्गन डोनेशन बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे दूसरों का भला होता है। लेकिन उस घड़ी में वो डिसीजन करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था और दुखदायक था। लेकिन ईश्वर की कृपा से मैंने वो डिसीजन कर दिया कि इसकी पूरी बॉडी को डोनेट कर दिया जाए। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग वापस चले आए, वो बॉडी को ले जाते हैं, 4-5 दिन रखते हैं। तो हमें समझ नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं उस डोनेशन से। बाद में चिट्ठियाँ आनी शुरू हुई, वहाँ पे बैंक्स होते हैं, जैसे वहाँ पे बोन्स बैंक है, आई बैंक है, स्किन बैंक है। तो उनसे चिट्ठियाँ आनी शुरू हुई कि आपके बच्चे के बोन्स के 300 ग्राफ्ट्स बने और 300 लोगों का भला हुआ। उसकी कॉर्निया से 2 आदमी देख सकते हैं, उसका हार्ट वाल्व का इंस्टॉलेशन हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुई। तो चिट्ठियाँ आने लगी और हमें एहसास हुआ उस वक़्त कि शायद वो डिसीजन जो मैंने की थी, वो सही थी। एक संजय के जाने से सैकड़ों आदमियों को जीवन दान मिला। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि सैकड़ों संजय आपके सामने हैं बिल्कुल। और एक-एक चीज़ों का सही इस्तेमाल। अच्छा, अगर जैसे हम लोग डोनेट करने की बात कर रहे हैं अपने बॉडीज़ को, तो ये थोड़ा-सा आप लोगों को समझाएँ कि अमेरिका में और भारत में, चूँकि आप अमेरिका में रहते हैं और बहुत लंबे अरसे से रहते हैं, और भारत में अभी तक यह जागृति कहाँ अधिक है और क्यों है? देखिए, अमेरिका में नेटवर्क्स हैं, एवरी स्टेट में ऑर्गन डोनर्स नेटवर्क। जैसे ही घटना घटती है, हॉस्पिटल उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, वो बॉडी ले जाती हैं और उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आइस को कैसे निकालना है, किडनीज को कैसे निकालना है, कौन से वो उसको कैसे प्रिजर्व करना है। और दूसरी बात, उसको जिसको मिलती है वो साइंटिफिक तरीका है, सबके नाम लिखे हुए हैं। ये नहीं कि कोई पैसे दे और ऑर्गन को खरीद ले, ऐसा वहाँ सिस्टम नहीं है। अच्छा। और ऐसा सिस्टम वो वहाँ सोच भी नहीं सकते। सो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है। एक्चुअली 10-12 बरस पहले जब सुशील मोदी जी यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो मेरे से आम मिलते थे। तो एक दफ़ा मैं वापस लौट रहा था, तो उन्होंने बोला रास्ते में रुको, ऑर्गन डोनेशन की बात करनी है, डोनर नेटवर्क की। तो कुछ डॉक्टर्स को सम्मिलित किया, आपस में कॉन्फ्रेंस हुई। तो मैंने डॉक्टर्स को कहा कि ऐसा है कि प्राइवेटली ये काम नहीं होता। प्राइवेटली हम अवेयरनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट का काम है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि कैसे प्रोक्योर करना है, कहाँ प्रिजर्व करना है। तो उस वक़्त वो बात चली और आज यहाँ पे दलजीत की देदान है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी नेत्रदान लेते हैं। अभी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं कि बाकी के ऑर्गन्स को लिया जाए। सो ये फ़र्क है। वो फुल्ली डेवलप्ड कंट्रीज हैं विद कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, नो हैंकी पैंकी, नो रिश्वतगिरी, नो नथिंग, एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लियर। तो हमारे देश में वो कमी है, अनफॉर्चुनेट। अच्छा सर, एक चीज समझना चाहेंगे, एक आर्टिकल्स में रीड कर रहा था जी। आपका मैंने नाम सुना तो थोड़ा सा आर्टिकल मैंने पढ़ा। तो ऐसा कुछ है क्या कि अमेरिका में जो भी ड्राइवरी लाइसेंस लेने जाते हैं, हाँ, उस समय ही कुछ वो फॉर्म साइन करा लिया जाता है ऑर्गन डोनेशंस के लिए? मेरे पास इस वक्त वॉलेट नहीं है, नहीं है शायद। तो मेरे वॉलेट के अंदर लिखा हुआ है डोनर। ओके, दिखाऊं? दिस इज द वेरी बिग डिफरेंस। या सर, अगर स्ट्रक्चर, वही तो कह रहा हूँ, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है और ऐसा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि जब कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, ये देखिए कोने में देखिए लिखा हुआ है डोनर, ऑर्गन डोनर, नीचे। हाँ, ऑर्गन डोनर। तो क्या होता है कि एक दफा आप लाइसेंस पे लिख दें, जब लाइसेंस रिन्यू होता है, तो मैं ऑटोमेटिकली डोनर हूँ। जब मेरा समय आएगा तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ले जाए। तो ये सिस्टम वहां पे है जो यहाँ नहीं है, तो इनको बिल्ड करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का काम है, ये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये फर्क है दोनों कंट्रीज के अंदर। अच्छा, अभी जैसे जिस स्थिति में
भारत का कंडीशन है। बहुत सारे लोग ऑर्गन्स की कमी के कारण डेथ कर जाते हैं हाँ, और बहुत सारे एक्सीडेंट हमारे यहाँ होते हैं। एक्सीडेंट में भी हम बहुत आगे हैं दुनिया में। हम लोग पढ़ाते भी हैं तो इस चीज का जिक्र होते रहता है, हमेशा एक्सीडेंट को लेकर के चर्चाएं होती हैं। तो सरकार को क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इसको सुनते हैं, हमारे पॉडकास्ट को अधिकांश सुनने वालों ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं या ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उन लोगों को इसके नियमावली के लिए किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि जितने सारे लोग हमारे एक्सीडेंट से, हालांकि वो तो दुर्घटना है, चले ही गए, लेकिन जैसा कि आपने अपने सुपुत्र संजय जी के बारे में बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ और मैंने उनके सारे बॉडी को डोनेट कर दिया, उस डोनेट से कई संजय मैंने तैयार कर दिए। बिल्कुल। आइज भी मैंने किसी को दे दिया। उस बॉडी के जो और भी ऑर्गन्स हैं, उससे कई लोगों की जिंदगियां बचा दी। बिल्कुल। तो यह एक सामाजिक के साथ साथ, चूंकि हमको धर्म भी तो यही सिखाता है कि हमें लोगों की सेवा करनी है। हर एक धर्म का रियल मूल जो है, फंडामेंटल जो है, वो यही है कि लोगों की सेवा करनी है। तो आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे गवर्नमेंट्स को भी और लोगों को भी, कि वो इस प्रकार से सोच सके और उनके दिमाग के उस कोने में यह बात बैठ जाए कि हमारे न रहने के बाद भी हमारे ऑर्गन्स से लोग जीवित रह सकते हैं और अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। Please. मैं आम कहता हूँ, ईश्वर ऑर्गन बनाता है, Yes. ये उसकी विधान, वो ऑर्गन प्रदान करता है हमें, और ईश्वर के बाद कोई आदमी ऑर्गन दे सकता है तो हम इंसान हैं तो शरीर छोड़ने के बाद दे सकते हैं। इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती, इससे बड़ा परोपकार हो ही नहीं सकता। एक आदमी जिसका, आप मानिए, जिसको नजर नहीं आ रहा, डॉक्टर कहते कोई इलाज नहीं है, उसको कॉर्निया में जाए तो वो देख सकता है, उसकी जिंदगी बदल सकती है, वो काम कर सकता है। जिसका हार्ट खराब है, नहीं चलता है, चंद एक महीने की बात है, वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, डायलिसिस पे रहना पड़ता है नहीं तो। और हमने तो संजय की स्किन भी डोनेट कर दी। तो अच्छा। उससे एक लड़की इंडियन थी, वो जल गई तो उसकी स्किन ट्रांसप्लांट हुई। तो हम अपनी जिंदगी के बाद हम बहुत नेक काम कर सकते हैं, और इसमें दोनों चीजों की जरूरत है। गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, दूसरा अवेयरनेस की जरूरत है। नॉन प्रॉफिट संस्थाएं अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हैं, धर्म शास्त्रों को कोट कर सकती हैं, क्रिश्चियनिटी को, जूडिज्म को, हिंदुइज्म को, बुद्धिज्म को, इनको कोट कर सकती है। हमारे महात्मा दधीची जो थे, उनकी भी देहदान हुई, तो उन्हीं से संस्था बनती है। तो हम लोग ये अवेयरनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का काम, इंसान इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकती और उसमें हेरा फेरी बड़ी होती है। एक दफा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे और लोग अवेयरनेस क्रिएट करें, तो लोगों को ये समझाएं कि इसको देने से आपका शरीर जो है वो म्यूटिलेट नहीं होता, पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमने तो संस्कार कर देना। एक अच्छे शरीर को, जिसके अंदर हार्ट है, जिसके अंदर किडनीज हैं, जिसके अंदर उसका बाकी के अंग हैं, आंखें हैं, उसको हमने जला देना 2 मिनट के अंदर। हम बटन प्रेस करते हैं, उसका क्रीमेशन हो गया, घर आ गए, और फिर पंडित लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, इसका वो करो, इसकी पूजा करो, इसका स्वर्ग में जाए। जो लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं, अंगदान पे साइन कर देते हैं, उनके ऑर्गन जो काम आते हैं, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि वो स्वर्गों में उनकी रिजर्वेशन हो गई। यस 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 यस, आई नो सर। स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, पंडित लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी महात्मा के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जो वो कर गए, इट सेल्फ इज अ ग्रेट कार्मा। हर कार्मा का रिजल्ट होता है, जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल पाओगे। तो इससे सुंदर कर्म हो नहीं सकते। तो हम ऑर्गन डोनेशन को बहुत प्रमोट किया अमेरिका में, और फिर उसके बाद जैसे टाइम बीतता गया तो हमने अपनी ट्रस्ट के थ्रू हिंदुस्तान में काम करने की सोची। तो 96 में मैं इंडिया में आया, और मेरे दोस्त का आई केयर हॉस्पिटल था,
उनके साथ जुड़ के 96 जनवरी में 95 में इंसिडेंस हुआ। 96 जनवरी में हमने उनके साथ मिलकर एक डॉक्टर और एक नर्स हायर किए और लगभग 1000 ऑपरेशन आइस के स्पॉन्सर करते हैं। तो देख लिए 29 साल हो गए, तो लगभग 29,000 आइस सर्जरीज हो गए। जो लोग नेत्रहीन हैं या जो लोग का कैटरैक्ट है वो देख नहीं पा रहे और गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते 40,000 खर्चे, उनको हम पिकअप करते हैं, कैंप लगा के हॉस्पिटल आते हैं, 3 दिन रखते हैं, सर्जरी करते हैं, वो देखते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं और घर छोड़ देते। तो वो 96 से हमारा काम शुरू है। 96 से 99 में हमें बिहार आने का मौका मिला। एक ऑर्गेनाइजेशन थी भारत विकास परिषद, तो उनके थ्रू, उनके सेक्रेटरी जनरल थे, उनके थ्रू हम बिहार आए। तो कंकनबाग से इस अस्पताल की शुरुआत हुई। वहाँ पे ये छोटे से गराज में विकलांग के कृत्रिम अंग बनाते थे। तो जब मैं आके देखा तो फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत छोटे स्केल पे काम हो रहा है, कोई अस्पताल छोटा सा बनाना चाहिए। तो फिर हर साल मैं आता हूँ तो कोई ना कोई नई स्कीम बनती है। तो नेक्स्ट ईयर में आया तो मैंने कहा एक फ्लोर बनाते हैं, जो आपने नीचे का फ्लोर देखा, बेसमेंट नहीं, जो ऊपर का फ्लोर। तो वहाँ पे हमने आर्टिफिशियल लिम्स बनाने शुरू की। फिर ये दास्तां बढ़ती गई। फिर रिक्वायरमेंट आई कि आप सर्जरी वार्ड बनाओ, क्योंकि यहाँ पोलियो के बच्चों का ऑपरेशन होता है, तो कोई फ्री में कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो मैंने दिल्ली में जाकर एक जो हॉस्पिटल मैन्युफैक्चर करते थे उनसे बातचीत करके उनसे मैंने सारे हॉस्पिटल के जितने भी हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, स्टरलाइजेशन है, रिकवरी रूम है, बेड्स हैं, सब बनाए। तो ये 2nd फ्लोर बना और उसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार से संपर्क आपका कैसे हुआ? मेरा संपर्क उनसे नहीं था, मैं तो किसी पॉलिटिशियन को जानता नहीं था, ना ही हम गवर्नमेंट से पैसा लेते। नीतीश कुमार जी, नंदू जी से मेरा संपर्क हुआ इधर, नंद किशोर यादव, उनका क्षेत्र था, तो इन लोगों ने बुलाया, तो उनसे 99 से उनको मैं जानता हूँ। तो वो मिनिस्टर थे नीतीश जी की गवर्नमेंट, तो यहाँ से गुजरते थे और बोलते थे ये क्या बन रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसे कोई हैं जो बाहर से आते हैं और वो काम करते हैं, वो बोलते हैं मेरे को यहाँ पे बुलवाओ। तो वो खुद आए और उनसे हमने इनागुरेशन कराया, नीतीश कुमार जी से। और वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जेब से 1000 रुपया हर महीने दूंगा इस अस्पताल को। तो बहुत बड़ी बात है। पॉलिटिशियंस जब ऐसा करते हैं, पॉलिटिशियंस नॉर्मली पैसा देते नहीं बिल्कुल ये चक्कर है, कोई ना कोई जुगाड़ बना लेते हैं। पर वो इतने इम्प्रेस्ड हुए और वो हमारे इतने अच्छे मित्र हैं अस्पताल के आज तक भी, तो हम उनके प्रति जितनी आभार प्रकट करें उतना कम है। तो ऐसे ये अस्पताल शुरू हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। फिर जब सर्जरी होती थी तो 25 बच्चों की होती थी, 50 साथ में पेरेंट्स होते थे, तो उनको कहाँ रखें, तो उनके लिए एक और फ्लोर बनाया, वहाँ पे 50 बेड्स रखे। हमारे यहाँ प्रचलन है कि एक लड़का अगर सर्जरी के लिए जाएगा तो 4-5 पेरेंट्स जाएंगे उसके देख रेख। पर मैं देखता था कहाँ बैठे हूँ, एक बेड पे 4-4 आदमी बैठे, मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है। एक तो जिसकी सर्जरी हुई है उसको दुख है और 4-4 आदमी बैठे हैं, तो उसके लिए एक और फ्लोर बनाया। फिर वो आए तो खाएं क्या, यहाँ तो उजाड़ था, आज तो जगह जगह इन्होंने ढाबे खोल दिए हैं। उस जमाने में कोई भी नहीं था इधर, कुछ नहीं था, ये तो जंगल था। तो फिर हमने एक किचन बनाया ऊपर ताकि इनको खाना दिया जाए, 3 टाइम इनको खाना मिलता है इधर। अच्छा, जो पेरेंट्स आते हैं उनको ही बात, सभी को, पेरेंट्स को भी, बच्चे को भी, हम सब लोग भोजन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो ऐसे बनते बनते 4-5 स्टोरी का अस्पताल बन गया और अब बेसमेंट भी फिनिश की है, वहाँ पे न्यूरोथेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी होती है। तो छोटी सी इंस्टीट्यूशन, और आप ये देखिए हमने 1.5 लाख पेशेंट देख चुके हैं अभी तक। 1.5 लाख पेशेंट यहाँ से देख चुके हैं। 41,000 पेशेंट्स को लिम्स लग चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीथिंग वी डू हियर इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एक गरीब आदमी से आप कैसे चार्ज करो? वो आगे ही मरा हुआ है गुर्बत से, उसके पास रोटी खाने का पैसा नहीं है, वो कैसे 25-30 हजार रुपया देगा? ही कैन डू इट। तो और 11,000 पोलियो की सर्जरी कर चुके, और हम सीपी के केसेस हैं, न्यूरोथेरेपी करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं।
अलग अलग किस्म के, जिनका हाथ नहीं उनको हाथ भी देते। जी। तो छोटे से सिलसिले से ये शुरू हुआ 99 में, और आज ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बन गई है कि जिसमें हम हर मरीज का फ्री इलाज करते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, एक बहुत बड़ी ना ही बात। गवर्नमेंट से पैसा लेते। सब अपने सब खुद सेवा करनी है तो फिर खुद से सेवा करो ना। लोगों से मांग के सेवा की तो क्या सेवा की। सही है सर। अच्छा, हम फिर से थोड़ा सा आपको पीछे ले चलना चाहेंगे। अमेरिका से हम लोग अपनी बात को शुरू कर रहे थे। अमेरिका में आपने अपनी करियर शुरू की, कैसी चुनौती वहां आपको शुरू में रही? क्योंकि हम लोगों के मन में बड़ी क्यूरियोसिटी है अमेरिका को समझने और जानने की। देखिए, मैं इंडिया से सीए था, जब वहां गया तो वो बोलते सीए कुछ नहीं है हमारे लिए। अच्छा। हाँ, कोई रिगार्ड नहीं करते, कहते तुम बीए भी नहीं हो, अभी और क्रेडिट्स करो, तुम लिबरल आर्ट्स में वीक हो। क्योंकि हम लोग, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया तो हम लोग साइंस मतलब बी कॉमर्स कोर्सेज करते हैं, यस यस। यू नो, लॉ, स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ऐसे कोर्सेज पढ़ते हैं। तो बहुत चैलेंज थे, वो हम लोगों को कंसिडर नहीं करते थे। वो बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए हैं, ये स्नेक चार्मर्स की कंट्री से आए हैं, इनको क्या समझ क्या होता है। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इंडियन सीए एसोसिएशन, और हम उनसे लड़ाई करते थे। भाई हम सीए हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं। 8% रिजल्ट है इंडिया में सीए का। उस समय मेरा नंबर 10,816 था। तो मैंने कहा सीए ऐसे नहीं बन जाते इंडिया में। बाय द टाइम हम लड़ाई कर रहे थे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सीए थे इंडिया के, सारे वहां के सीए बन गए। तो बाद में कहते हैं कि आप कुछ कोर्सेज कम कर देते हैं। हमने उनका जवाब दिया, कम करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी आपके एग्जाम पास करके सीए बन चुके, वहां के सीए बन चुके। उनको इंडियन का नॉलेज नहीं था उस समय। आज तो गूगल का सीईओ इंडियन है, अब तो जगह जगह इंडियन है। अब तो सर इसके ऊपर थोड़ा आंकड़ा आपको बता दें कि यूएस में माइक्रोसॉफ्ट में जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो कर्मी हैं, उनकी संख्या 34% है जो भारतीय वहां काम करते हो सकता है। हैं। और नासा के जो वैज्ञानिक है उसमें 36% भारतीय हैं। हाँ, मैं आंकड़ा के साथ इसको ये कर देता हूँ। और 38% यूएसए में भारतीय डॉक्टर्स है। सीए का क्या होगा, मतलब आंकड़ा एक अगर देखा जाए तो? हम 100% जो इंडियन के सीए होते हैं, ऑलमोस्ट 90% वहाँ का एग्जाम पास करके अपना करियर बनाते हैं। कोई प्रैक्टिस, मैं अभी तक प्रैक्टिस में हूँ, कोई प्रैक्टिस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कंट्रोलर है, सब $1.5-2 लाख, $2.5 लाख कमा लेते हैं इजीली। इससे कम कोई नहीं कमाता। $2.5 लाख का मतलब आप एक बार समझा सके हमारे दर्शकों को? $2.5 लाख भारतीय रुपए में अगर 2 लाख लेके भी चले तो लगभग 2 करोड़ 2 करोड़ रुपया वो। हाँ, मंथली के, एनुअली। अच्छा, हाँ, 2 करोड़ मंथली तो बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। तो लेकिन लोग 3 करोड़ 4 करोड़ आम कमा लेते हैं। जो इंडियन सी है उनका बहुत, अब तो अमेरिका के लोग सब समझते हैं। वो तो हमारे आईआईटीज को स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या पढ़ाते हैं अपने इंडियन आईआईटीज में, सीधा नासा चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। हम इनकी कॉपी करें, हमारे आईआईटी की मॉडल को स्टडी कर रहे हैं, ये क्या करते हैं बच्चों को। अभी सर एक खबर आपने पढ़ा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप में जो एआई के सलाहकार हैं वो भारतीय साउथ इंडियन है। मैं जानता हूँ विवेक रामास्वामी। हाँ, मैं जानता हूँ उनको। और बड़ी पीछे लफड़ा हुआ जब उन्होंने कह दिया कि H1B वीसा को कैंसिल करेंगे, तो विवेक रामास्वामी भड़क उठे, इलान मस्क भड़क उठा। इलान मस्क कहता है कि मेरी कंपनी में 40-30% तो इंडियन है, आईआईटी ग्रेजुएट, जो यहाँ पे मेरे पास काम करते हैं। अगर आप बंद कर दोगे तो मेरी कंपनी कौन चलाएगा? उन्होंने फिर अपना स्ट्रेटजी बदल, वो अपनी कंट्री को डेवलप करना मांगते, विच आई अंडरस्टैंड। नहीं डेवलप होती, वहां पे अमेरिकन बच्चे इतना नहीं पढ़ते, उनका दिमाग जो है वो डफर है। हमारे इंडियन बच्चे ही बड़े स्मार्ट हैं। वहाँ मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन वहीं पढ़ते हैं। मेरी लड़की वहीं पैदा हुई, वहीं से डॉक्टर बनी, और मेरा सन इन लॉ भी डॉक्टर है। तो हमारे बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। इंडियन बच्चे बड़े बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी है। हाँ, अब तो अमेरिकन समझ गए। क्या लॉजिक क्या है सर ये? अरे सर, हमारी 10,000 साल बरस पुरानी संस्कृति है। यस, हमारे खून में, डीएनए में
ऋषि मुनियों के संस्कार हैं। क्या बात क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अंग्रेजों ने दबाया, फॉरेनर्स ने दबाया, दबाया। और हिंदू लोग बड़े काम कलेक्टेड लोग थे, बड़ी जल्दी डर जाते थे। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत भारी गलती की कि मोहम्मद गजनवी को छोड़ दिया, गोरी को छोड़ दिया। नहीं तो आज हमारा एम्पायर, हिंदू धर्म जो है इतना पुराना है, सनातन धर्म इतना पुराना है, हमारे इतने योगी हैं, महात्मा थे, और साइंस इतनी डेवलप थी पहले की, हम लोग ने अपनी हेरिटेज की कदर नहीं की। प्रॉब्लम ये है, हम लोग इंग्लिश बोल के, जब इंग्लिश बोलते हैं तो लोग कहते हैं इज वेरी वेल एजुकेटेड, यस, वेरी वेल एजुकेटेड। हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलने वाला आदमी, ये तो बिहारी होगा या कोई बंगाली हो, ऐसे लोग होंगे। ये नहीं जानते कि लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस यस यस, इट डजंट सिग्निफाई कि आप स्मार्ट हैं, डजंट सिग्निफाई। रशियन के लोग साइंटिस्ट हैं, वो तो इंग्लिश नहीं बोलते, वो तो रशियन ही बोलते। अच्छा सर, एक जब हम लोग लैंग्वेज की बात कर ही रहे हैं, हर एक भारतीय के मन में, जैसे अगर हम गांव में चले जाएं, हमारा देश तो गांवों का है, हर एक लोगों के मन में यह बात बैठी रहती है कि मेरा बच्चा अगर इंग्लिश बोल लेता है, बुद्धिजीवी हो या ना हो, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हो या ना हो, वो एनालिटिकल अप्रोच रखता हो या ना रखता हो, इंग्लिश बोल लेता है, दैट मीन्स ही इज गुड। माइंडसेट, अंग्रेजों ने माइंडसेट कर रखा है। अंग्रेज चले गए पीछे, अपनी दुम छोड़ गए। जो अमीर आदमी थे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, और बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो दूसरे आदमी सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग। और माइंडसेट है, माइंडसेट को बदलना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं, माइंडसेट है। वी हैव टू बी प्राउड of our heritage. Yes. Teach English is important. English is a good language. As a language सीखो ना। Yes. बुद्धिजीव बनने के लिए इंग्लिश का जरूरी नहीं है। इंग्लिश इज a language. जैसे स्पेनिश लोग वहाँ पे बच्चे सीखते हैं, हमारे स्पेनिश सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं as an additional language. तो यहाँ पे सीखे बचपन से इंग्लिश as an additional language. Not to prove कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो स्मार्ट है, बुद्धि। It's not necessarily true. यहाँ के लोगों को समझाने की कुछ ज्यादा जरूरत है इस बात को। बस यही है आप कह रहे हैं तो ये ज्यादा प्रभावी जरूर है। हम तो बोले तो क्या ठीक है, लेकिन आप बोले तो ये कुछ ज्यादा प्रभावी है। देखिए, मैं वहाँ पे इतने बरसों से हूँ, 50 बरस से हूँ अमेरिका में। 50 years। हाँ, अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश की। मैं इंडियन भी काम करते हैं मेरी फर्म में, अमेरिकन भी काम करते हैं। आई एम वेरी प्राउड टू बी इंडियन। मेरे को कोई चक्कर नहीं। जिसे इंडियन पसंद नहीं है वो मेरे से बात ना करे। जिसे हिंदुस्तान नहीं पसंद, हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं पसंद, मैं उनके साथ डील ही नहीं करना मांगता। अगर मेरा क्लाइंट भी है, वो बोलता है कि मैं इंडियन को पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ गेट द हेल आउट ऑफ हियर। आई एम ऑथेंटिक इंडियन। आई डोंट नीड यू। मैं यहाँ पे अपनी एबिलिटी के बेस पे काम कर रहा हूँ। आपको मेरी जरूरत है तो ही तो मेरे पास आते हो। यस, वेरी प्राउड। आई एम वेरी प्राउड इंडियन, और बचपन से ही हूँ, तो नया नहीं। सर, अगला बात जो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके जीवन का सबसे मुश्किल दौर किस चीज को रिमार्क करते? जब मेरा लड़का गुजरा, when he passed, the most difficult period of my life. कैसे संभाला आपने? Through organ donation and through social work. जितना मैं लोगों की मदद करता था, yes. दिल्ली में, बिहार में, उतना मेरे को शांति मिलती। ये नुस्खा है, ये नुस्खा है। ऐसा दुख जो कोई हील नहीं कर सकता, परोपकार और सेवा से हील होता है। आई एम ए लिविंग एग्जाम्पल। I travel, I have occasions, I enjoy my life, still have Sanjay in my heart, and still do the work, and enjoy my life. क्योंकि जो परोपकार है बहुत जबरदस्त चीज है। एक गरीब आदमी की हेल्प करते हैं ना, बहुत बेनिफिट है, ऊपर वाला देता है। तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ, हमारे विकलांग अस्पताल के साथ जुड़ें। ये बड़ी उपजाऊ धरती है, जितने बीज बोओगे 10 गुना ईश्वर देगा। मेरे को देता है, कैसे देता है ये उसका डिपार्टमेंट है, मेरे को नहीं समझ।
तो यहाँ आपके थ्रू मैं ये अवेयरनेस क्रिएट करना मांगता हूँ, एक ऑर्गन डोनेशन की, एक विकलांग अस्पताल के साथ जुड़े। हमारा मिशन जो ये है कि हम बिहार को विकलांग मुक्त करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। आपकी जरूरत है, मीडियम की जरूरत है, लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है। कोई भी विकलांग व्यक्ति मिले, पुरुष मिले, स्त्री मिले, यहां भेजिए। हम तो सारे लेजिस्लेटर्स को चिट्ठी लिख रहे हैं थ्रू अध्यक्ष महोदय से, नंदू यादव से, कि आपके क्षेत्र में जितने हैं भेजो, तो ही तो विकलांग मुक्त होगा बिहार, क्योंकि यही तो बिहार है, सारे एमएलए बिहार है। ये जब इकट्ठे हो जाएंगे, अपने क्षेत्र से विकलांगों को यहाँ भेजेंगे, हम उनका इलाज करके वापस भेज देंगे, तो बिहार विकलांग मुक्त हो गए। हम और कुछ नहीं चाहते, पैसे देने वाले बड़े हैं। आपके विजन को देख के कई लोगों के अंदर जो है कई सवाल उत्पन्न होंगे, जिस पर हम लोग बातचीत भी करेंगे। थोड़ा एक चीज को और समझ लें कि इतने बड़े सेवा भाव रखने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन में भारतीय परिवार और अमेरिकी परिवार के बीच के अंतर को कैसे समझा? इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हमारा परिवार संयुक्त परिवार होता है। हम लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरी वाइफ ने दोनों बच्चे पाले, एक को स्कूल में छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, घर आई, घर का काम संभाला, मेरा नाश्ता बनाया, पेरेंट्स को देखा, फिर एक को पिक किया, फिर दूसरे को पिक किया, फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की, फिर शाम को घर आए, घर का खाना बनाया। हमारी भारतीय महिलाएं ही होम मेकर हैं, ये हमारी संस्कृति है, सीज होम मेकर। और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे बहुत लिटरेट हैं। जब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका जीवन, मैंने लड़की को पढ़ाया, उसका जीवन बन गया, अब वो अपने पैरों पे खड़ी है। ये हमारी सभ्यता है, जो अमेरिकन में नहीं है। वो 18 साल का होता है तो बोलते हैं, मेरा गार्डनर था तो मेरे को कहता है कि मेरा 18 साल का लड़का, ही स्टिल लिविंग विद मी। तो मैंने कहा, व्हाट इज द इशू? तेरे साथ ही तो रह रहा है। कहता, नो, आई वांट हिम टू गो मेक हिज ओन लाइफ। 18 साल का बच्चा बेचारा क्या समझता है? वो क्या लाइफ बनाएगा? ड्रग्स में चले जाएगा, इधर उधर चले जाएगा, कोई दिशा नहीं, कोई दिशा नहीं ना, माँ बाप साथ में नहीं है। तो हमारे पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, ये हमारी सभ्यता है। दैट इज द डिफरेंस। भारतीय संस्कृति इज द बेस्ट कल्चर, ये मान सकते हैं आप, इन द वर्ल्ड। हम बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते। यस, वो नहीं करते। वो दे कैन वेट कि बच्चा घर से निकले ताकि वो आराम से एंजॉय करें लाइफ। ये डिफरेंस है। इसलिए भारतीय सक्सेसफुल है, बिकॉज पेरेंट्स आर विद देम। क्योंकि जड़ जो है उसमें खाद पानी, जड़ मजबूत है, पेड़ है। भारतीय पेरेंट्स पेड़ हैं, बाकी बच्चे शाखाएं हैं। पेड़ स्ट्रांग होगा, शाखाएं स्ट्रांग होंगी। हम पेड़ हैं, मूल हैं अपने बच्चों की जिंदगी का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी सोसाइटी का। तो इसीलिए हम सक्सेसफुल। अच्छा, मैडम से आपका संपर्क कैसे हुआ? मतलब शादी वो हम इंडिया में मिले और ऐसे शादी इंडिया में, मतलब लव मैरिज या ऐसे ही है, जैसे भी समझिए। मतलब ये क्लियर अगर हम लोग करने का प्रयास करें, अरेंज मैरिज आप कह सकते हो हमारी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज नहीं थी। अरेंज मैरिज नहीं थी। पारिवारिक कोई ऐसा दबाव आया दोनों के बीच में शादी करने? देखिए, पारिवारिक दबाव तो हर फैमिली में होता है। कोई किसी से 100% सेटिस्फाइड नहीं होता, ये हमारी दुनिया का असूल है। yes. अपनी भी लड़की उठा के ले आएंगे जान पहचान की, उसके अंदर भी गलतियां 100 निकलेंगी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होती। अच्छी और लड़की होनी चाहिए, घर को बनाने वाली लड़की होनी चाहिए, आदर सम्मान। फादर नाराज हुए थे थोड़ा सा। कैसे संभाला उसको? सारे बच्चे सुन रहे अरे 2 साल में अमेरिका आ गए, कर संभालने की जरूरत 2 ही साल में अमेरिका? सारा खानदान अमेरिका में इसलिए गया कि है। आप बात कर रहे हैं, शादी कब हुई सर आपकी? 71 में? तो आप 71 में ही शादी हुई? तभी चले गए। ओके, तो 71 का कल्चर अगर इस मसले पे देखा जाए तो बड़ा बैकवर्ड रहा होगा, सोच लोगों की ऑर्थोडॉक्स रही होगी। अभी भी ऑर्थोडॉक्स है, अभी कम है, अभी कम है, पहले ज्यादा थी।
हमारे समय में बहुत थोड़ा डिफरेंस था, अब कल्चर में फर्क हो गया, अब बच्चे भी परवाह नहीं करते। तो कैसे मिले आप लोग इसका? हम दिल्ली में मिले दोस्तों के थ्रू, तो अब ऐसे ही मिलते हैं ना, किसी दोस्त की पार्टी में गए, किसी से मुलाकात हो गई, जैसे मूवीज में होता है नहीं, हाँ, कैन यू गो आउट फॉर अ कॉफी विद मी, तो कॉफी पे गए तो एक चीज से दूसरी से तीसरी। किसने पहले प्रपोज किया? अरे अब क्या सोचेंगे, मतलब उस समय का आपका जो है थोड़ा सा हम चाहते हैं ये कि म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल प्रपोजिशन होता है। मैं आ रहा था यहाँ पर तो इसलिए शादी करके ही आया, तो वो जरूरी हो गई थी शादी करनी, अगर नहीं करता तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन आप जानते हैं ना, हमारा कल्चर में सब ईश्वर, शादी ब्याह ईश्वर रचता है, वो रच के भेजता है, हम लोग नहीं पिक करते, वो कपल बनाता है, सब उसके हाथ में है। आज मैं यहाँ विकलांग हॉस्पिटल में हूँ, इसको बिल्ड किया साथियों के साथ मिलके, वो भी ईश्वर की कृपा से। ईश्वर ने ही मेरे को इस काम में लगाया, मेरे ही थ्रू काम करवा रहे हैं, और हमारे और भी ट्रस्टी हैं बहुत। लेकिन ये भी उसका है, जब तक वो चाहेगा मैं काम करूंगा, जब उस ऊपर से बटन बंद हो जाएगा मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आपके जीवन में इसी से संबंधित बातें हैं, आपके जीवन में धर्म का अर्थ क्या है? लोगों की सेवा, मानवता की सेवा ही असली धर्म है। किस किस धर्म ने ज्यादा प्रभावित किया आप? सारे धर्मों ने, हिंदू धर्म ने, क्रिश्चियनिटी ने, आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, बुद्ध धर्म को, आजकल मैं बुद्धिस्ट हूँ, 2 साल से बुद्ध धर्म अपनाया है। ओके। मैंने कई धर्म अपनाया, ये मेरे को गिफ्ट में मिला था, मंत्र है ये, तो उसके मैं उच्चारण करता हूँ, 10 माला रोज उस मंत्र की उच्चारण करता हूँ। क्या अच्छा लगा बौद्ध धर्म में? कुछ सब कुछ अच्छा है, कोई धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब धर्म एक जैसे हैं। पता क्यों? क्योंकि ईश्वर एक है। यस। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, कुदरत मालिक के सारे बंदे, लिखा बानी में, गुरु की बानी में, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन बंदे। जब बनाने वाला एक है, क्रिश्चियनों का, जूइश का, हिंदुओं का, मुसलमान का, एक ही रब है। थैंक गॉड एक रब है, कभी 4 रब होते तो हमारे लिए मुसीबत हो जाती। एक रब है, एक ईश्वर, अलग अलग नाम से याद करते हैं, तो कोई लड़ाई झगड़े करने का कोई खास पर्पस मेरे को नजर नहीं आता। कैसे लोगों को इस बात को समझाया जाए ठीक से? इसलिए कि बड़ा, देखिए, हर का विधि अलग है, मंजिल एक है, रास्ते अलग है, अलग अलग फिलोसफियां हैं, फिलॉसफीज हैं, मोडालिटीज हैं। कोई मंत्र जाप करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई मंदिर जाता है तो कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है तो कोई चर्च जाता है। मालिक तो एक है ना। जब आदमी ये समझ लेगा, जब हम लोग ये समझ लेंगे, तो इंटर रिलीजियस फाइट्स खत्म हो जाएंगे। यस, यही तो बहुत जरूरी है ना, इसलिए कि दुनिया इसके चंगुल में फंसती जा रही है। अब निकलना पड़ेगा। देखिए, पीस चाहते हो तो निकलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लड़ाई वड़ाई करोगे, एक दूसरे को मारोगे, कोई ये जलाएगा, कोई वो जलाएगा, एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट ज्यादा मिलेगा नहीं। आपकी उम्र कितनी हुई सर? जैसे मैं अनुमान लगा रहा हूँ 80 प्लस मुझे लग रहा है। नहीं, मैं 80 के करीब हूँ। 80 के करीब है। हाँ, 80 के करीब है और इतने फिट दिख रहे हैं, क्या राज है? मालिक की कृपा है। नहीं, और भी कुछ फिटनेस राज होंगे ना? कोई फिटनेस नहीं, थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, थोड़ा मालिश मुलिश कर लेते हैं। क्या खाते हैं कुछ ऐसा बता दें आप? हम वेजिटेरियन, हमारे यहाँ के लोग प्योर वेजिटेरियन। रूटीन क्या रहती है सर आपकी सुबह से? मैं एक टाइम रोटी खाता हूँ रात को, शाम को, वो भी मिलेट्स के साथ, या बाजरे की, ज्वार की रोटी, और दाल और एक सब्जी। दोपहर को फ्रूट्स खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो मैं कम खाता हूँ। आजकल ना पूछिए क्या खाता हूँ, बिहार में तो बुरा हाल हो रहा है। तो पूछ ही लेते हैं सर, इसलिए। नहीं, बुरा हाल हो रहा है। परांठे सुबह, परांठे 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 परांठे, सुबह से परोठे खा रहे हैं? हाँ, जो हमारे गुप्ता जी हैं, मिसेस गुप्ता हैं, वो ऐसे हमें ट्रीट करते हैं जैसे कोई रॉयल गेस्ट है। अच्छा, हाँ, पूछो ना, अतिथि देवो भव के संस्कार वाला देश बहुत ज्यादा है बिहार में। रोज हमारे सारे ट्रस्टी, कोई इधर ले जाता है, कोई उधर ले जाता है, बहुत आनंद है यहाँ। लेकिन ज्यादा देर रहूंगा तो यहाँ पे भी आनंद आएगा।
यहाँ के लोगों को बहुत सारी बीमारियां बहुत कम उम्र में, जैसे डायबिटीज हो गया, हो शुगर जाते हो गया, इस टाइप की कई बीमारियां हैं जो पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं। आपको देख के लगता नहीं है कि एक भी, भगवान न करे आपकी कोई बीमारी हो, लेकिन एक भी बीमारी है। देखिए क्या है, जीवन सुधारने का कुछ उपाय हम चाहते हैं कि आप कम अपने स्तर खाइए, से- कम खाइए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, परोपकार करिए, दूसरों की सेवा करें। इतने खाने की जरूरत नहीं है। सर नहीं मांगता है। और वेजिटेरियन भोजन करें, मांस का प्रयोग ना करें, विचार अच्छे रखें। जब मेडिटेशन करोगे विचार अच्छे होंगे, अच्छा मन होता है तो अच्छा तन होता है। आगे का विजन क्या है सर आपका? कोई विजन नहीं है, मेरा एक ही विजन है, कंट्रोलर ईश्वर है, बस जो वो कराता है करते जाओ। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। मैं सोचता नहीं हूं, मैं एक्शन में बिलीव करता हूं। ज्यादा सोचने की जरूरत, किसी गरीब को मदद करना, क्या सोचना, जो करना है करो। सिंपल लाइफ ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जीवन अच्छा नहीं होता। महात्मा गांधी की सिंपल लाइफ थी, सारी दुनिया उनको मानती है। इंसिडेंटली मेरा जन्म भी महात्मा गांधी के जन्मदिन के टाइम पे हुआ था। मैं भी अक्टूबर 2 हूँ, वो भी अक्टूबर 2 और हम भी 2 अक्टूबर को हैं सर। अरे माय गॉड, दैट्स सो गुड। तो आप भी लिब्रा हैं। हाँ, तो मैं आपको समझता हूँ अच्छी तरह। एक और सवाल है सर, छोटा सा, इसका आप जवाब दे लीजिए। आपसे बात करके इतना खुशी मिल रहा है और इतना मजा आ रहा है, मैं तो खैर आपका फैन बन ही चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में, हम लोग के मन में शुरू से ख्वाहिश रही कि हम भी अमेरिका पहुंचते। हाँ, जो नए बच्चे अमेरिका जाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सलाह होगा? और अमेरिका में सफल होने के लिए 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे हम लोगों के। अमेरिका में सफल होने के लिए किन-किन बातों को ध्यान रखा जाना जरूरी है? देखिए, एक यहाँ से प्रोफेशनल कोर्स करिए, डॉक्टर्स बनिए, लॉयर्स बनिए, अकाउंटेंट्स बनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। यहाँ से प्रोफेशन लीजिए, लीगल मीन से अप्लाई करें। जब वीसा मिले तो वहां पे जाइए, इलीगली मत जाइए। और अमेरिका में इतना लंबा चौड़ा पैसा वैसा नहीं है, यहाँ पर भी मेहनत करो। यहाँ के डॉक्टर भी 1-1.5-2 करोड़ रुपया कमा लेते हैं आराम से। तो वहां जाने की क्या जरूरत है? इस देश में तरक्की करो, देश में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और जाना भी है तो पढ़ लिख के जाइए। और ये भी सोचिए कि वहां जाने के नुकसान भी हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो नॉर्मली अलग हो जाते हैं, माँ बाप का ख्याल कम रखते हैं, तो वो रिस्क फैक्टर भी असेस करके जाइए। यहाँ तो परिवार होता है तो कोई देखता है माँ बाप को, उधर कम देखते हैं, लोग सेल्फिश हो जाते हैं, वो कल्चर ऐसा है। कल्चर ही ऐसा। तो मेरी तो यही राय है, अमेरिका में कुछ नहीं पड़ा। मैं हर साल इस देश में आता हूँ 50 सालों से। अपने देश में रहिए, यहाँ प्रोफेशनल करियर बनाइए, एक्सेल करिए। आईटी के लोग यहाँ पे कितना पैसा कमाते हैं बहुत अच्छा। साउथ में। कौन उनको बहुत नहीं जाना मांगते उधर, वो नहीं जाना मांगते साउथ इंडिया। हाँ, 10-10, 20-20, 30-30 लाख के पैकेज के। भाई शुड देखो, ये अपना देश है, अपने देश में बहुत सुख है। थोड़ा डस्ट वगैरह लगती है, थोड़ा सा पोल्यूशन है। जब हम आते हैं तो यही 2 हफ्ते तो खांसी को ठीक करने में लग जाते हैं। आदत नहीं ना मिट्टी खाने की। पर यहाँ के लोग मिट्टी खा खा के परफेक्ट हो गए। मिट्टी में परफेक्ट हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। जाना चाहते हो जाओ, प्रोफेशनल बन के जाओ, अनपढ़ होके मत जाओ। कुछ भी नहीं है फ्यूचर में। गैस स्टेशन पे काम करना पड़ेगा, पढ़ लिख के जाओ, वहां की डिग्री करो, फिर वहां रहो। वहां ज्यादा सुख मिलेगा मैं कह नहीं सकता। यहाँ भी लोगों के अच्छे मकान है, मेरे सारे ट्रस्टीज है, मकान बहुत बढ़िया है, नौकर चाकर हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, ठाट बाट है, क्या फिक्र क्या है। और अपना देश है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि फिर हम लोगों की मुलाकात होगी।